हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी तक हमने कॉस्टिंग में मटेरियल कर लिया, लेबर कर लिया, ओवरहेड्स ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। उसके अंदर थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे सब। लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग के अंदर आपको एक पूरा एक फॉर्मेट याद रखने की जरूरत है, जो 100% है कि एग्जामिनेशन में ये पूछने ही वाला। ठीक है, आई एम 100% श्योर। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसका एक सम तो होगा ही होगा आपके एग्जामिनेशन में। 100% गारंटी है कि भाई इसका सम होगा। अब ये सम कैसे पूछेंगे, क्या होगा इसके अंदर, वो सारी चीज हमें समझनी है। यूनिट कॉस्टिंग मतलब क्या? यूनिट यूनिट मतलब एक यूनिट। अब हम कंपनीज में अगर हम काम करते हैं, कंपनीज में अगर हम काम करें तो एक साथ में 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। अब वो 5,000 यूनिट का मैंने प्रोडक्शन किया, तो मुझे अगर उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी, क्या सेलिंग प्राइस, अगर वो कंपनी की मुझे सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन दैट सिनेरियो? मुझे उसका कॉस्ट जानना पड़ेगा ना। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है तो एक यूनिट का कॉस्ट चाहिए ना, तब जाके उसके अंदर मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा, तब जाके वो मार्केट में कितने में बेच सकता हूँ वो मुझे पता चलेगा। तो उसकी एक यूनिट की कॉस्ट जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट की कॉस्ट जानने के लिए मुझे उसके अंदर एडिशन करना पड़ेगा, सारे खर्चे का एडिशन करना पड़ेगा, उसके अंदर प्रॉफिट का ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस में क्या रख सकता हूँ। ठीक है, तो अब वो कॉस्ट जानने के लिए मुझे क्या क्या चीज करनी पड़ सकती है, वो सारी चीज मैं आपको बता। ठीक है, वो कॉस्ट जानने के लिए मुझे क्या क्या चीज करनी पड़ सकती है, वो सारी चीज आपको मैं फ्लो में बताता हूँ। ये फ्लो वाइज, ये अगर आपको ये पूरा फ्लो अगर याद रह गया, आपको ये पूरा पूरा फ्लो में अगर आपको मैं बताऊं, ये कॉस्टिक का पूरा फ्लो अगर आपको याद रह गया, तो 110% है कि आपको ये समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिक चलाना पड़ेगा। चलो बताता हूँ यूनिट कॉस्ट। सबसे पहले यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है? मटेरियल जरूरी होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या? ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली आपको प्रोडक्शन के यूज करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल मतलब सपोज आपको एक चेयर को प्रोड्यूस करना है, तो चेयर को बनाने के लिए जो हम लकड़ियां लेके आया, जो भी लकड़ा लेके आए, वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। जो मटेरियल आप लेके आ रहे हो वो एंड प्रोडक्ट के लिए है, वो एंड प्रोडक्ट बनने के बाद भी वो मटेरियल वो दिख रहा है, तो वो मटेरियल को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमें लाना है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के लिए। और हाँ, सबसे पहले कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो आपको मैं सीधे साधा बता देता हूँ क्या होता है। आपको हमेशा ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखना होगा। आपको एक पर्टिकुलर की कॉलम बनानी पड़ेगी। दो अमाउंट का कॉलम बना दो, दैट वुड बी इजी। इनर कॉलम, आउटर कॉलम, एंड पर यूनिट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इनर कॉलम, आउटर कॉलम एंड पर यूनिट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। रुपीज लिख देना हमेशा। आपको ऊपर क्या लिखना है? यूनिट प्रोड्यूस्ड। आपको ऊपर लिखना है यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड। ये दोनों चीज लिख देनी है आपको, तो आपको इजी रहेगा सब में। क्या बोल रहा हूँ? कितने यूनिट आपने प्रोडक्शन किया, कितने यूनिट आपने सेल किए, वो दोनों चीज लिख दो, जो दो दोनों यूनिट्स लिख दो। दैट्स इट, आपका काम हो गया। ठीक है, अब आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है? ये फ्लो में ही जाना है, इसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये जो फ्लो में बोल रहा हूँ उसी फ्लो में जाना। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो आया वो आप कंज्यूम कैसे निकाल सकते हैं? तो क्या करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। प्लस परचेज, इस साल आपने जितने भी रॉ मटेरियल आपने परचेज किए हैं वो यहाँ पे प्लस कर देना है। जितना भी परचेज किया रॉ मटेरियल आपने प्लस कर दो। ठीक है, प्लस परचेज एक्सपेंस। परचेज एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज एक्सपेंस के अंदर क्या आ सकता है? फ्रेट आपने किया, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, जितने भी परचेज करने के लिए, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड,
जितने अभी आप परचेज रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे जितने भी खर्चे करते हो वो यहाँ पे ऐड कर दो, एंड लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो अमाउंट आएगा इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले आपको ये करना, ठीक है, जितनी जितनी चीजें जो सब में दी होगी वो लिख देना है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इतना इतनी वैल्यू आपको माइनस कर देनी है रुपीज में। हाँ, वैल्यू रुपीज में लिखनी है, यूनिट्स में नहीं लिखनी है, रुपीज में लिखनी है। रुपीज की वैल्यू आपको प्लस और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाए। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आपको हमेशा ऐड करना है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। अब ये बोलोगे सर डायरेक्ट लेबर क्या होता है? देखो डायरेक्ट लेबर मतलब ये कि ऐसा काम करने वाला बंदा जो डायरेक्टली वो यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ही काम कर, ऐसा काम करने वाला बंदा जो वो पर्टिकुलर आर्टिकल को काम यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, तो आप चेयर मैन्युफैक्चरिंग में हो तो पर्टिकुलरली वो चेयर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो बंदा होगा, जहां पे हथौड़ा लेके वो बैठा होगा, पॉलिशिंग करने के लिए बैठा होगा, जो उसको शेप देने के लिए बैठा होगा चेयर को, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब उसके ऊपर जो निगरानी रखने वाले जो लोग होते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर जो होता है, तो उसको देख रेख करता है, देख रहा है कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीज जो देखने वाले बंदे होते हैं ना, उसको मैं डायरेक्ट लेबर नहीं बोल सकता। ठीक है, हालांकि आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, तो जो डायरेक्ट लेबर आता है, ठीक है, तो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व होता है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लेबर भी यहाँ पे ऐड कर देना होता है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर के बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लगते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कई बार आपको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर करने पड़ सकते हैं, रॉयल्टी है, ट्रेडमार्क है, आपको यूनिट प्रोड्यूस करते टाइम के ऊपर कई बार किसी और कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है, उनका ट्रेडमार्क होता है तो उनका ट्रेडमार्क परचेज करना पड़ता है। तो वो सारी चीज क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो यूनिट प्रोड्यूस वाइज उसको आपको खर्चा देना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करना है, ये तीन चीज ऐड करोगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आपको मिलेगा। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, लिखना है हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसके अंदर आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसके अंदर आपको क्या करना है, डायरेक्ट लेबर ऐड करना है, डायरेक्ट लेबर ऐड करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऐड करना है। इसका एक एग्जांपल भी बाजू में लिख देता हूँ, रॉयल्टी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइम कॉस्ट ऐड करना है। प्राइम कॉस्ट ऐड करोगे, उसके बाद हमेशा ये सारी चीज, ये सारे लोग जहां पे काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, ये रॉ मटेरियल है, लेबर है, ये सारे लोग कहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं ना, तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे लिखना है, ऐड करना है, सॉरी, ऐड लिखना है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐड क्या लिखना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको लिखना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको लिखना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंडिचर, हाँ, ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंडिचर। फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर भी, देखो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, फैक्ट्री में कोई मशीनरी पड़ा है उसका डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री में रेंट लग रहा है, सारे फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में आपको ऐड कर देने। ठीक है, फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे आपको फैक्ट्री के अंदर ऐड कर देने हैं। जैसे ही आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे, यहाँ पे जितने भी खर्चे होंगे वो इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दोगे। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ, इसका दूसरा नाम है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, आपको वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। आपको क्या है ना, प्राइम कॉस्ट के अंदर आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर, आपको ऐड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट मिलेगा आपको, वो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब क्या, प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंडिचर ऐड करोगे ना तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। ये कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर टर्मिनोलॉजी अलग है। तो एक्सपेंस अगर आपको बोले तो फैक्ट्री एक्सपेंस इंडिविजुअली ये माना जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंस, लेकिन अगर आपको फैक्ट्री कॉस्ट बोले तो ये है कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज है, ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये ऐड करना है, उसमें से लेस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मैं ऐड कर देता हूं, सॉरी, ये मैं ऐड कर देता हूं, और
ये लेस कर देता हूं तो आपको क्या मिलेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या करना है आपको, सिंपल सिंपल करना है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क्स कॉस्ट आएगा, उसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करना है, तो आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। क्या मिलेगा आपको, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखो कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री में ऑलरेडी पिछले साल कुछ ना कुछ काम चालू होगा जो पूरा खत्म नहीं हुआ था, तो इस साल हम वो खत्म करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस बार भी हमने जो काम चालू किया वो इस बार पूरा खत्म नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करूंगा ना, तो वो जो कैरी फॉरवर्ड किया वो मैं क्लोजिंग में माइनस कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए तो फॉर्मेट याद रखना जरूरी, पर लॉजिकली मैंने आपको बता दिया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड वो लॉजिक से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपको हमेशा ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब क्या, ऑफिस में जितने भी खर्चे होते हैं, देखो सैलरी होती है, मैनेजर की सैलरी हो गई, ऑफिस ऑफिस के मैनेजर की सैलरी होगी तो ऑफिस में आएगा, ऑफिस के रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होंगे वो ऑफिस में आएंगे, ऑफिस का रेंट हुआ तो ऑफिस में आएगा, ऑफिस में कोई फर्नीचर पड़ा है उसका डेप्रिसिएशन होगा तो ऑफिस में आएगा। तो ऑफिस के रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, एडमिनिस्टर करने के लिए जितने भी खर्चे होंगे, वो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर में आएंगे। सॉरी माई मिस्टेक, एक्सपेंडिचर लिखना होता है, यहाँ पे एक्सपेंस लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एक्सपेंस। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर में आपको ऐड कर देना है जितने भी खर्चे ऑफिस के रिलेटेड होंगे। ऑफिस ऑफिस आपने बनाया है, देखो ये फैक्ट्री में जो काम होता है उसको एडमिनिस्टर करना पड़ता है ना, वो कैसे काम होगा, वो कैसे काम करना है, उसके लिए ऑफिस रखना पड़ता है, तो ऑफिस में जितने भी काम होंगे जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, वो ऐड करने के बाद आपको क्या आएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, मतलब इस साल आपने जितना भी प्रोडक्शन किया, जितने यूनिट बनाए उसका टोटल खर्चा ये। मतलब सपोज आपने इस साल 50,000 यूनिट बनाए, तो 50,000 यूनिट में से सपोज आपने 40,000 बेचे हैं, तो ये यहाँ पे जो खर्चा आएगा ना, ये जो खर्चा आएगा वो 50,000 का खर्चा आएगा, कि भाई 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ये खर्चा है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बता रहा हूं, ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, और उसके अंदर से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आप क्या करोगे, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, देखो लॉजिकली बताता हूँ, आपने इस साल 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। ठीक है, पिछले साल कुछ बचा नहीं था, ऐसा मान लेते हैं कि पिछले साल कुछ था ही नहीं हमारे पास, इस साल हमने जो प्रोड्यूस किया 50,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, उसमें से बेचे कितने, 40,000 ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का बचा ना, तो 10,000 का खर्चा तो यहाँ पे माइनस कर देना पड़ेगा ना, तो वो खर्चा तो मैं नेक्स्ट ईयर में लेके जाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो मेरा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, तो वो 10,000 का जो खर्चा होगा ना वो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। इट इज दैट सिंपल। डन, तो ये चीज है आपको समझाने के लिए थी। ओके, तो 50,000 का खर्चा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये जो आएगा उसकी टर्मिनोलॉजी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड करने का खर्चा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपको ऐड करना है सेलिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर आपको ऐड करना है, जस्ट अ मिस्टेक, सॉरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर को आपको ऐड करना है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सेल करने का खर्चा प्रोडक्शन में नहीं आता, तो आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, सिंपल बोलू ना, तो कोई ऐसा खर्चा, सपोज आपको कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड जो होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। आपने डिलीवरी वैन परचेस किया, उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। फ्री सैंपल आपने दिया, एडवर्टीजमेंट में जाएगा, क्यों, फ्री सैंपल दिया ना, एडवर्टीजमेंट किया आपने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो ये सारे खर्चे जो है आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे।
जो सेल्स के रिगार्डिंग खर्चा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर में जाएगा। सेलिंग कमीशन होगा वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि सेलिंग एक्सपेंस आपको पर यूनिट देंगे, सेलिंग एक्सपेंस आपको पर यूनिट देंगे, तो आपको क्या करना है, पर यूनिट जब दे आपको तो सेल्स के जो यूनिट होंगे ना, सेल्स यूनिट्स जो होंगे, सेल्स यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे, 40,000 हमने सेल किया ना, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय आपको करना है पर यूनिट, जितना उन्होंने दिया है वो यहाँ पे कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपने पर यूनिट अगर आप किसी को दे रहे हो तो जितने यूनिट सेल किए होंगे उसी का खर्चा होगा ना, तो सेलिंग एक्सपेंस आपका आ जाएगा। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सेलिंग एक्सपेंस अगर आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप सोचो, जितने यूनिट आपको बेचने थे उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, उसको सेल करने का खर्चा भी उसके अंदर ऐड कर दिया, तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, उसके अंदर आप प्रॉफिट प्लस कर दो, प्रॉफिट प्लस कर दो तो आपको सेल्स मिल जाएगा। दिस इज योर कॉस्ट शीट, द सिंपलेस्ट वे, दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट आपको याद कैसे रखनी है, देखो ये रट्टा मारने वाली चीज ही नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, एकदम सिंपल सी चीज है जो आपको सिर्फ प्रोसीजर वाइज याद रखनी है, इसमें कोई खास रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या आता है सबसे पहले फटाफट से रिवाइज करा दो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आता है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों का टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, उसका दूसरा में वर्क्स कॉस्ट, उसके अंदर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस करेंगे तो ग्रो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज, जो दो चीज मुझे आपको बतानी है, बस ये दो चीज आपको समझ लोगे ना तो इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाएगा। जब कभी भी आपको ऐसा बोले कि जब कभी भी आपको ऐसा बोले कि वेरिएबल खर्चे, देखो यहाँ पे वेरिएबल खर्चे कौन से है वो मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो फुल्ली वेरिएबल है, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो फुल्ली वेरिएबल खर्चा है। डायरेक्ट लेबर जो है फुल्ली वेरिएबल एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है वो फुल्ली वेरिएबल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फुल्ली वेरिएबल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम हुआ तो उनके खर्चे भी बढ़े कम हो जाएंगे। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में दोनों आ सकते हैं, फिक्स भी आ सकता है वेरिएबल भी आ सकता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों आ सकते हैं, फिक्स भी आ सकता है वेरिएबल भी आ सकता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी दोनों आ सकते हैं, फिक्स भी आ सकता है वेरिएबल भी आ सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा बोले कि वेरिएबल ओवरहेड्स जो भी है, वेरिएबल एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पर यूनिट पे आपको इंपैक्ट देना है, पर यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज करना है जो भी होगा वो। ठीक है, पर यूनिट मतलब आपको क्या, सपोज आपको 50,000 का खर्चा दिया है कि 50,000 का एक्सपेंडिचर है, प्रीवियस ईयर में ऐसा हुआ था कि 50,000 का डायरेक्ट मटेरियल था और आपने 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए थे, तो पर यूनिट कितना होगा, 10,000 यूनिट थे, तो पर यूनिट आपका खर्चा प्रीवियस ईयर में कितना था, 50,000 डिवाइड बाई 10, तो दैट इज 5 रुपए पर यूनिट का मटेरियल का खर्चा था। अब मैं ऐसा बोलूं कि इस साल आपका मटेरियल का खर्चा 10% बढ़ गया, तो जब कभी भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कभी भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर हो तो आपको पर यूनिट में वो खर्चे को इंक्रीज करना है, क्योंकि जब आप इंक्रीज करोगे तो टोटल इंक्रीज नहीं कर सकते, पर यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा। 5 में आपको बोलूं कि 10% बढ़ा तो 10% बढ़ा तो अब क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, 5.5 यूनिट्स। पिछले साल 5 रुपए पर यूनिट था मटेरियल का खर्चा, इस साल 5.5 हो गया। अगर आपने इस साल 50,000 यूनिट नहीं 60,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 60,000 यूनिट से मल्टीप्लाई बाई 5.5, तो खर्चा हो जाएगा 3,30,000। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, वेरिएबल होगा तो पर यूनिट में इंक्रीज डिक्रीज करना है, अगर फिक्स हुआ, अगर फिक्स है तो अमाउंट में आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंडिचर जो फिक्स खर्चा है, अगर फिक्स एक्सपेंडिचर आपको दे दे कि 50,000 रुपए है, प्रीवियस ईयर में 50,000 रुपए का खर्चा था, इस साल 20% बढ़ गया, तो सीधा अमाउंट में ही प्लस 20% कर दो, 60,000, दैट्स इट, आपका टोटल खर्चा आ गया।
फिर उसको डिवाइड बाय प्रोडक्शन में जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए होंगे ना, उससे डिवाइड करके पर यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड में पर यूनिट चेंज होता रहता है। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड में पर यूनिट सेम टू सेम ही रहता है। इंक्रीज डिक्रीज तो सिंपल है, यहाँ पे आपको जब भी कुछ भी बनाना हो तो वेरिएबल ओवरहेड में कुछ इंक्रीज डिक्रीज करने को बोले तो पर यूनिट में इंक्रीज डिक्रीज करना है। फिक्स ओवरहेड में अगर इंक्रीज डिक्रीज बोले तो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज करना है। ठीक है, आई होप सो आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप सो कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, आपको ये कॉस्ट शीट जानने में इजी लगा होगा, आपको ये कॉस्ट शीट रिमेंबर करने में इजी लगा होगा। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सम कैसे करना है आपको। ठीक है, तो तब तक लर्न कर लेना अच्छे से, ये लेक्चर को देख लेना क्या आप लर्न कर सकते हो, कैसे प्रोसीजर याद रखना है। ठीक है, अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहा है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।